हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस होते हैं। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम लोग पहले के वीडियो में प्लानिंग कवर कर चुके हैं, सो फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ऑर्गेनाइजिंग का। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस, फिर किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी बेसिक बेसिक चीजें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का, कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो एक बेसिक चीज याद रखनी है कि हम लोग रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कौन से रिसोर्सेस, तो 3 अलग अलग तरह के रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको ऑर्गेनाइज करना है। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बताया गया है फिजिकल रिसोर्स, मतलब एसेट्स। हमारे वहां पे जो भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो फिजिकल रिसोर्सेस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब पैसा, फंड्स की बात कर रहे हैं। फंड्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग फिजिकल रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, एंड नेक्स्ट अदर रिसोर्सेस। जैसे इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ, मैन पावर। हमारे वहां पर जो स्टाफ है हम उसे भी क्या करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं। तो फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है। उसके साथ एक और चीज हम लोग देखते हैं, दैट इज एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, उसकी बात की हम लोगों ने। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। अगर मैंने से फॉर एग्जांपल किसी को कोई काम दिया है कंप्लीट करने के लिए, उसका मतलब मैंने उस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि आपको ये काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। और एक चीज याद रखना, अगर हम लोग किसी को अथॉरिटी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी देंगे। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ में। मैंने अगर आपको काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मुझे आपको पावर भी देने होंगे। पावर के बिना कभी भी कोई भी इंसान काम कर पाएगा नहीं। सो ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में याद रखेंगे, हम लोग वापस से पढ़ रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में क्या बोला मैंने, ह्यूमन रिसोर्स, एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए। हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन सा इंसान किसको रिपोर्ट करने वाला है, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, ये सभी चीजें मुझे क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आई होप पहले तो सभी को ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग के बाद अब हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे। जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन की वजह से। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझना होगा पहले तो। जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है ना, उसको हम लोग वही काम देते हैं, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। सो रीड करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू द कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो भी वर्क है उसको डिवाइड करते हैं, उसको सब डिवाइड करते हैं कन्वीनियंट जॉब्स में। क्योंकि मुझे भी पता है कि कोई भी एक इंसान सब वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वर्क को पहले मैंने डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है। और उसके बाद जिस आदमी को जो काम आता है, जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है, उसको वही काम दिया जाएगा। अगर मैं अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हूं तो मुझे अकाउंटिंग का काम मिलेगा। कोई इंसान मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसको मार्केटिंग का काम देंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की मदद से सबसे पहली चीज हम लोग जो फॉलो कर पा रहे हैं वो क्या है, स्पेशलाइजेशन। तो अगर प्रॉपर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया है तो हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। मैं रिपीटेडली अगर कोई काम करूंगा ना तो मेरी एफिशिएंसी क्या होने लगेगी, बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ की बात की है। हमारे वहां पे जो भी एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। कैसे, सिंपल चीज है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यानी जिस इंसान को जो काम आता है उसको वही काम दूंगा। ऑब्वियस बात है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन। पता चला 2 अलग अलग लोग हैं बट सेम काम कर रहे हैं, तो वो गलत है।
अगर हमने चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो हमारे वहां पे बिल्कुल भी डुप्लीकेशन होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगर क्लियर कट डेफिनेशन है, पहले से पता है कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। अगर ये चीज हुई तो ना ही कोई कंफ्यूजन होगा और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट, और हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या फिर कोऑपरेट कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। आज एक चीज सोच के देखो, अगर हमने चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स को, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करते हैं, हर इंसान को प्रॉपर जॉब दे रहे हैं, जिसको जो काम आता है उसको वही जॉब दे रहे हैं, एक डेफिनेट स्टेटस मिलता है। मैं आपको पूछता हूं कि आप क्या काम करते हो, तो आपके पास एक डेफिनेट स्टेटस होना चाहिए कि मैं मैनेजर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं सीएफओ हूं, कुछ भी। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका मतलब हर इंसान को एक डेफिनेट स्टेटस, एक डेफिनेट पोजीशन मिल रही है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपांड करना है, तो उसकी एक ही प्री कंडीशन है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो। आज के टाइम में जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है वो अगर एक्सपांड हो रहे हैं, बड़े स्केल पे जा रहे हैं ना, तो उसका एक ही तरीका है, उन्होंने अच्छे तरीके से उनके बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया है। जितना अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करूंगा उतना ही मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा और डाइवर्सिफाई होगा। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन टू चेंज। चेंजेस को एक्सेप्ट करना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम सबको पता है हर थोड़े टाइम में चेंजेस आते हैं। अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो पहले क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा उतनी ही अच्छे से मार्केट के जो भी चेंजेस है उन चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो चेंजेस को एक्सेप्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल। अगर हम लोगों को पर्सोनल को मतलब अगर स्टाफ को अच्छे तरीके से अगर मुझे ट्रेन करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर्स को पास ऑन करना। क्या कोई भी एक सिंगल इंसान सब कुछ मैनेज कर सकता है, नहीं। मैं क्या करूंगा, पावर्स को पास ऑन करूंगा कि भाई रूटीन वर्क जो है वो मेरे एम्प्लॉयज करेंगे और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। जब मैं पावर्स को मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट करता हूं, आगे पास ऑन करता हूं, तो मेरे एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग मिलती है, वो लोग काम सीखते हैं, उनके अंदर भी डेवलपमेंट आता है। जब तक मैं पावर्स पास ऑन ही नहीं करूंगा, क्या वो लोग कुछ सीख पाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, पावर्स को पास ऑन करते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके साथ साथ उनके अंदर डेवलपमेंट भी आएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एड टू दी मैनेजमेंट। सिंपल चीज है, मैनेजमेंट को हेल्प मिल रही है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसकी वजह से हम लोग मैनेजमेंट कर पाते हैं ना। आज अगर मैंने हर चीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, डायरेक्टिंग के टाइम पे, डायरेक्टिंग फंक्शन के टाइम पे, कंट्रोलिंग फंक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम एज सच होने वाली नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल जाएगा, और उस डेफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडवांस में एक्शन ले सकते हैं। उस चीज को पहले ही हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सो याद रखेंगे, एड टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। आई होप सबसे पहले मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। फिर अब हमने मीनिंग देख लिया, इंपॉर्टेंस भी देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स, हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस है। और याद रखना फ्रेंड्स, जो भी प्रोसेस होती है वो हमेशा लाइन में ही होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वर्क को डिवाइड करने वाले हैं। तो वर्क को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनटू स्पेसिफिक जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी एक इंडिविजुअल सभी काम तो कर नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जॉब को आइडेंटिफाई करने वाला हूं, वर्क को आइडेंटिफाई करूंगा और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। और हमें याद रखना है कि हम हर चीज को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करता हूं,
तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे वहां पे क्या क्या वर्क होने वाला है, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होने वाली है। जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, मार्केटिंग भी करने वाले हैं हम लोग, फाइनेंस भी है, दूसरे और भी फंक्शंस है। तो पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से फंक्शंस क्या करने वाले हम लोग, परफॉर्म करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर सपोज रिटेल स्टोर है मेरा, तो रिटेल स्टोर है तो ध्यान रखना है कि रिटेल स्टोर के अंदर कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या है ऑर्गेनाइजिंग में कि वर्क को आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो और आइडेंटिफाई करो कि आपके वहां पे कौन सा वर्क, कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। सबसे पहले तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज ग्रुपिंग द जॉब और एक्टिविटी। जो जॉब है, जो एक्टिविटी है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो भी चीजें सिमिलर इन नेचर है उसको एक डिपार्टमेंट में रखेंगे या फिर एक डिवीजन में रखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो सकता है कि हम लोग एक डिपार्टमेंट में रखें, थोड़ा सिमिलर इन नेचर है। अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, उसको अगर मैं चाहूं तो शायद एक डिपार्टमेंट में रख सकता हूं। तो जितनी भी चीजें सिमिलर इन नेचर है उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, डिवीजन में या फिर सेक्शन में। जब भी हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, जब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेशलाइजेशन सो दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखना है कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम देंगे। हम लोग कभी भी क्या अकाउंटिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मर्ज कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज शुड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट। ग्रुपिंग करो बट इस तरीके से कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। सिंपल एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट ने सोचा हम लोग 1000 यूनिट सेल करेंगे, बट पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट बनाने वाला है। अगर बनाएगा तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट बोल सकता है क्या हम 1000 यूनिट क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। उसके बाद देयर शुड बी इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट क्रिएट करो लेकिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। कहीं पता चला बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और वो सब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट शुड बी इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस। डिपार्टमेंट क्रिएट करो, डिवीजन क्रिएट करो, लेकिन इस तरीके से कि अगर सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, तो मैं आसानी से चीजों को क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। एंड एडिक्वेट अटेंशन शुड बी पेड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी। इस तरीके से डिवाइड करूंगा चीजों को कि हर चीज के ऊपर फोकस कर सकूं, कोई भी चीज हमारे ध्यान में से निकलनी नहीं चाहिए। हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। And the nature of activity should be considered. The number, needs, preferences and the limitation of the employee should be taken into consideration. क्या क्या काम होने वाला है वो तो देखेंगे, कौन से डिपार्टमेंट है, उसके साथ हमारे वहां पे कितने एम्प्लॉयज है, उनकी नीड्स क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, क्या एम्प्लॉयज के कुछ लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है। ये सभी चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे ग्रुपिंग के टाइम पे। उसके बाद ही हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। ये बेसिक पॉइंट्स है। अब थर्ड पॉइंट, सबसे पहले हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया था, फिर ग्रुपिंग की है। अब थर्ड इज असाइनिंग द ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। जब मैं लोगों को काम देता हूं तो सिंपल चीज है, क्या देखूंगा ड्यूटी असाइन करते टाइम, फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन, उस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन देखूंगा। उसके बाद एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज असाइन डायरेक्टली नहीं की जाती। से फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अकाउंटिंग के लिए किसी को रखना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी को रखना है, तो किसको रखूंगा, सिंपल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो जिस आदमी को जो काम आएगा ऑब्वियस बात है ड्यूटीज उस हिसाब से ही असाइन होगी। अगर मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं तो क्या मुझे अकाउंटिंग का काम दिया जाएगा, कभी भी नहीं, वो ड्यूटी मुझे कभी भी असाइन नहीं की जाएगी। सो असाइनिंग ड्यूटीज एज पर द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। मैंने अभी अभी बताया था ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। ये डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर्स असाइन कर रहे हैं, आगे पावर देने पड़ेंगे ना, पास ऑन करने पड़ेंगे। जब मैं किसी को ऑथोरिटी दे रहा हूं, जब मैं किसी को पावर्स पास ऑन कर रहा हूं, तो ध्यान रखना पावर्स बहुत ज्यादा भी नहीं देने, कम भी नहीं देने। अगर पावर्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो शायद उसका मिसयूज हो सकता है। अगर पावर्स कम दे रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। इस डेलीगेशन की वजह से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होती है। अगर मैं किसी को पावर्स ही नहीं देता तो क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो सकती थी, नहीं, कभी भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में याद रखेंगे हम लोग लोअर लेवल पे पावर्स पास ऑन करते जा रहे हैं और उसी की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। एंड लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज।
कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए कि मैं किसको रिपोर्ट करने वाला हूं, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, ऑर्डर्स किससे लेने हैं या फिर किसको ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। इन सभी चीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपल्सरी बेसिस पे ध्यान रखेंगे। सो याद रखेंगे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में 5 अलग अलग पॉइंट्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर रहे थे। फिर ग्रुपिंग मतलब एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे थे। असाइनिंग ड्यूटी एज पर द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। फिर डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब क्या कर रहे हैं, पावर्स पास ऑन कर रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, किससे ऑर्डर ले सकते हैं और किसको ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। आई होप सभी को प्रोसेस क्लियर हुई होगी, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। सो अब प्रोसेस के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे और बाद में इनफॉर्मल। जब मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, बहुत सिंपल है, अगर हम लोग कहीं पे भी काम करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो किसने क्रिएट किया है, मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है, डेलिबरेटली, जानबूझकर इसे क्रिएट किया गया है। मतलब हमारे वहां पे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जितने भी लोग हैं वो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और हमारे वहां पे इस स्ट्रक्चर को क्यों क्रिएट किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लेके आए थे, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप में है वो शायद कंपनी का सीईओ है, उसके अंडर में 2 लोग हैं, इन दोनों के अंडर में भी अलग अलग एम्प्लॉइज है या डिपार्टमेंटल हेड्स है, इतने सारे लोग हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, पूरा चार्ट क्रिएट किया गया है, ऑफिशियल चेन है पूरी की पूरी, जो कंपल्सरीली हर इंसान को क्या करनी है, फॉलो करनी है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर याद रखेंगे, द स्ट्रक्चर क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर देर आर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, जो यहाँ पे है वो टॉप में है, सुपीरियर है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपल्सरीली हर जगह पे इस चीज को हम लोग फॉलो करते ही करते हैं। इसके बिना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप बहुत ही क्लियरली क्या होगी, डिफाइंड होगी। अगर इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, जानबूझकर क्रिएट किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब पोजीशन बनाया गया है। इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर, मतलब जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है वाला लॉजिक, कि हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉलो करते हैं, सिंपल चीज है, हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर चाहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क चाहते हैं, कि जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसको वही काम देंगे। इट डिफाइंस क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान के पास कितनी अथॉरिटी है, मतलब कितना पावर है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी चीजें हम लोग पहले से क्लैरिफाई कर रहे हैं। इट इज डेवलप्ड थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो चीज है ये कैसे बनती है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से है। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होता तो फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में है उसने क्या किया होगा, पावर्स आगे पास ऑन किए होंगे नीचे, इन्होंने पावर्स और आगे पास ऑन किए होंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग पावर्स नीचे पास ऑन करते जा रहे हैं अलग अलग लेवल्स क्रिएट होते जाते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल है और वो सब क्या होंगे, क्रिएट होंगे। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहां पे होगी ही होगी फॉर्मल स्ट्रक्चर में। इट हैज रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, रिटन रूल्स और प्रोसीजर है, रेगुलेशन है जो कंपल्सरीली सबको फॉलो करनी है। ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने के लिए भी ऑफिशियल तरीका है, मैं डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूं। हमने पहले पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में, स्केलर चेन, ऑफिशियल चेन है, कंपल्सरीली उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे। इट फोकसेस ऑन द जॉब, हमारा फोकस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किसके ऊपर है, सिर्फ जॉब के ऊपर, मतलब सिर्फ काम के ऊपर। हम लोग ह्यूमन बींग्स को या इंडिविजुअल को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। फोकस किसके ऊपर करेंगे, वर्क के ऊपर फोकस करेंगे। एंड इट इज मैनिफेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, पूरा चार्ट है, हम लोग देख सकते हैं, यहां पे हमने देखा पूरा चार्ट था, जो भी लेवल्स है वो लोग हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिपिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
It is created to achieve the organizational objectives and it consists of the structure of job and position. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया था? तो उसका सिंपल रीजन है, हम लोग ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे। अलग अलग जॉब पोजीशंस है, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं, किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बार समरी में बता रहा हूं, याद रखेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन है, और फोकस किसके ऊपर है? वर्क के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसके एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। The duties and the role of each member is clearly defined and this helps to avoid the duplication of effort. हर इंसान को पहले से ही बता दिया गया है कि उसे क्या काम करना है, उसकी जो ड्यूटी है उसे पहले से ही पता है। तो क्या यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा? नहीं, बिल्कुल भी डुप्लीकेशन होने वाला नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। यूनिटी ऑफ कमांड फ्रेंड्स, क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? हमने पढ़ा है पहले, अ पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। मैं अगर ऑर्डर रिसीव करूंगा ना तो एक ही सुपीरियर से करूंगा। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करूंगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा? कंफ्यूजन होने लगेगा। इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हम लोग पहले से फिक्स कर सकते हैं कि कौन क्या काम करने वाला है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एंड देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड द बिहेवियर। पहले से ही रूल्स बना दिए गए हैं, हर मेंबर का बिहेवियर उस रूल्स के हिसाब से ही होना चाहिए। कंपल्सरीली हर इंसान उन रूल्स को क्या करने वाला है? फॉलो करने वाला है। यानी एंटरप्राइज में बहुत स्टेबिलिटी है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। एंड इट प्रोवाइड्स ए प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज। एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और उस हिसाब से ही सब लोगों का परफॉर्मेंस भी होने वाला है। सो ये कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर एडवांटेजेस पढ़े हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है, इट मे क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू द प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज एंड रूल्स। सबसे पहली चीज तो रिजिडिटी है यहाँ पे। रिजिड मतलब क्या? जो चीज चेंज नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो एम्प्लॉयज का क्रिएटिव टैलेंट है, हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। मैंने जो बोला है वो तुमको फॉलो करना है स्ट्रेट अवे। तुम नए आइडिया, सजेशन, ओपिनियन कुछ लेके आ सकते नहीं हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं चलने वाली। फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड है वो कंपल्सरी फॉलो करनी पड़ेगी, ऑफिशियल चेन। और कई बार ऐसा होता है ऑफिशियल चेन फॉलो करने जाते हैं ना तो प्रोसीजरल डिले, बहुत टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और खास करके सोच के देखो, अगर अर्जेंट मैटर है तो क्या करेंगे? हर एक से अगर मैं परमिशन लेने जाऊंगा कम्युनिकेट करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो प्रोसीजरल डिले हो सकता है। एंड ड्यू टू द फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, ह्यूमन रिलेशनशिप में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमने अभी अभी देखा था। फोकस कहां कर रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉइज मतलब इंडिविजुअल के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है। वो चीज गलत है। हमारा फोकस दोनों जगह पे होना चाहिए, वर्क के ऊपर भी होना चाहिए और साथ साथ में इंडिविजुअल के ऊपर भी होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। ये सही नहीं है। क्या एक्चुअल में सभी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चलते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी सब जगह पर होता ही होता है कंपल्सरीली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज यहां पे ना हो। सो उस चीज का ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सिर्फ, फॉर्मल के साथ साथ हर बिजनेसमैन इनफॉर्मल को भी फॉलो करेगा। सो आई होप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होना चाहिए सभी को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब फॉर्मल के बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल आता है तो इनफॉर्मल बहुत इजी है। एग्जैक्टली उसका क्या है? ऑपोजिट है। सो अब देखेंगे हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो यहां पे फोकस किसके ऊपर है? फ्रेंडशिप के ऊपर। जब हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। ग्रेजुअली जैसे जैसे साथ में काम करोगे फ्रेंडशिप डेवलप होगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, हॉबी, कोई भी चीज हो सकती है। और जब ये सोशल ग्रुप बनते हैं बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को कॉमनली क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को डांस में इंटरेस्ट है, उसके बेस पे फ्रेंडशिप हो गई। डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल, कोई चीज से मतलब नहीं है। कोई भी इंसान किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और क्या इसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है? फ्रेंडशिप डेलिबरेटली होती है? नहीं, स्पॉन्टेनियसली ये तो हो जाती है। कोई ऑर्डर नहीं देता है कि हमको फ्रेंडशिप करनी है।
क्या यहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? नहीं। क्या इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। तो जो जो चीजें हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ी है, ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, यहां पे नहीं है। वहां पे वर्क के ऊपर फोकस था, तो यहां पे ह्यूमन बींग्स के ऊपर फोकस है। उसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया था, तो ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो रहा है। तो याद रखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स देखेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इट इज अनप्लैन्ड एंड अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। हम लोग साथ में काम कर रहे थे, कॉमन इंटरेस्ट था, उसकी वजह से फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो गए। इट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप। लोगों के बीच में जो सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में पता चलता है। और वो रिलेशनशिप या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से आता है? मैंने अभी अभी बताया था, टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कुछ भी हो सकता है। अगर हॉबी कॉमन है तो उसके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रेंडशिप हो सकती है। मेंबरशिप इज वॉलंटरी। मेंबरशिप वॉलंटरी है, मतलब यहां पे ऐसा जिसको मेंबर बनना है, जिसको ग्रुप में आना है वो आ सकता है, जिसको ग्रुप से बाहर जाना है जा सकता है। यहाँ पे कास्ट, रिलीजन, उससे कोई मतलब नहीं है कि स्पेसिफिक इस कास्ट का होना चाहिए, इस रिलीजन का होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। कोई भी इंसान इस ग्रुप का क्या कर सकता है? मेंबर बन सकता है। इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने बताया था ना, फॉर्मल के अंदर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपल्सरीली फॉलो करने हैं। बट क्या फ्रेंडशिप के अंदर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? एम्प्लॉइज काम करते हैं साथ में, क्या उन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? नहीं। इट इज नॉट पोर्ट्रेड ऑन द चार्ट। फॉर्मल स्ट्रक्चर को चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन क्या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इट एमर्जेस टू मीट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब लोगों की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, उसकी वजह से ये चीज डेवलप होती है। एंड इट में कट अक्रॉस द डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट का इंसान क्या कर सकता है? इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर सकता है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस, कि अगर इनफॉर्मल ग्रुप बन गया हमारा, तो उसके क्या एडवांटेजेस है या फिर उसके क्या फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सबसे पहली चीज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेल्फ वर्थ। हमको ऐसा लगता है कि यार हमारी इमेज को बूस्ट मिल रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली फीलिंग आती है, सेल्फ वर्थ, कि हाँ यार चलो कुछ तो है, एटलीस्ट हमारी इमेज को बूस्ट मिल रहा है यहाँ पे। रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी, मतलब आज एक चीज सोच के देखो, सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम के ऊपर अगर फोकस होगा ना, तो शायद फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, मोनोटोनी, एक बोर्डम हो जाता है हमारे अंदर। वो चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं अपने कोवर्कर को, अपने कलीग को पूछ सकता हूं ना। हम लोग हमारी जॉब नॉलेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं। तो जो भी वर्क प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। प्रेशर प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, मतलब अगर कोई भी तरह का प्रेशर आ रहा है या कुछ भी है, तो एम्प्लॉयज एक दूसरे के सपोर्ट में है। अगर मैनेजर्स कोई भी आर्बिट्री एक्शन ले रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल। यहां पे जब कम्युनिकेशन चैनल की बात की, तो ऑब्वियस बात है कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी टेंशन है, जॉय है, फ्रस्ट्रेशन है, हर चीज को एक दूसरे के साथ शेयर करना पॉसिबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हम लोग एक दूसरे की इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नए आइडियाज है तो उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कंट्रोल, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट को, कि अगर हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, तो हम लोग आसानी से उसमें मेंबर बन सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग इसमें मेंबर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मेंबर्स डिविएटिंग फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, अगर तुम लोग फ्रेंडशिप में कुछ कॉमन नहीं है तुम्हारे में, तो तुम लोग बाहर भी जा सकते हो, यहाँ पे से तुमको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल है। सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी बिजनेस में, एंटरप्राइज में सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? नहीं, फॉर्मल के साथ साथ कंपल्सरीली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो करना ही होगा, ताकि फॉर्मल के अंदर जो कमी रह गई थी, उस कमी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से फुलफिल कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस के बाद नेक्स्ट हमें दिया है लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या बोला है? कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। सबसे पहली चीज, हमारे जो नॉर्म्स है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करो ना,
तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एकदम ऑपोजिट है, दोनों के रूल्स एकदम ऑपोजिट है। वहां पे रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कंपल्सरीली फॉलो करना है, क्या यहां पे ऐसा कुछ है? नहीं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना जो एग्जिस्टिंग वर्क है, जो अभी करंटली जो स्टेट ऑफ अफेयर है, हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। चेंजेस को शायद हम लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारे लिए क्या है, थ्रेट है, हमारी बिलीफ, हमारी वैल्यूज के खिलाफ हो सकता है, हमें ऐसा फील हो रहा है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किसके ऊपर था? वर्क के ऊपर था। वो लोग बोल रहे थे काम करो, क्यों? ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। क्या इनफॉर्मल में ऐसा रोल है हमारा? नहीं। तो दोनों में रोल बहुत अलग है हमारा। नेक्स्ट इज कंफर्मिटी। अब एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं किसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर हूं, तो वहां के लोग शायद मुझे फोर्स कर सकते हैं कि भाई आपको हमारे भी नॉर्म्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, इवन दो इट इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल। फॉर्मल के अगेंस्ट में है ना, तो भी मुझे उस चीज को क्या करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज रूमर्स। एक और प्रॉब्लम आ जाती है, रूमर्स आ जाते हैं, बहुत बार एम्बिग्विटी हो जाती है, बात कुछ और थी और लोगों तक कुछ और पहुंच रही है, अफवाहें फैल सकती है। तो अगर कोई भी चीज में एम्बिग्विटी है, पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में कंफ्यूजन है, तो उस टाइम पे रूमर्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है सभी को दोनों चीज के बारे में। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बहुत सिंपल चीज है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से। सिस्टम ऑफ जॉब पोजीशन, रोल असाइन टू देम, किसको क्या काम दिया है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, पावर और ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं हम लोग बार बार। फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ वर्क एंड कम्युनिकेशन इन द एंटरप्राइज, लोग एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सभी चीजें किसके अंदर आ रही है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। जहां पे हम लोग देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ऑब्वियस बात है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। और डिवीजन ऑफ वर्क चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है वो वही करेगा। कम्युनिकेट करेंगे सब लोग, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो या इनफॉर्मल तरीके से हो। कोऑपरेटिव एफर्ट्स, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ, जैसे हमने देखा था ना फॉर्मल के अंदर रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हर एम्प्लॉय क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है। तो बेसिकली अब हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें जो स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत कॉमन है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पे जा रहा है, यानी जो टॉप लेवल पे है वो इंसान क्या करने वाला है, ऑर्डर देने वाला है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल मैनेजर है, टॉप लेवल पे पावर सबसे ज्यादा है। उसके नीचे है मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मिडिल लेवल पे आते हैं, पावर थोड़े से कम होंगे। फोरमैन के पास पावर उससे भी कम, और वर्कर के पास पावर उससे भी कम। यानी ये हायरार्की है पूरी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जैसे जैसे एक लेवल नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे पावर्स भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सो बेसिकली ये एक हायरार्की है जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपल्सरीली फॉलो करने वाले हैं हायरार्की को। एंड एवरी सुपीरियर हैज ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर इज सबऑर्डिनेट, मतलब यहां पर जो सुपीरियर्स है, जनरल मैनेजर है, उसका पूरा कंट्रोल है, वो मैनेजर्स को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है सभी को। सो ध्यान रखेंगे ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, सालों से ये चीज चलती आ रही है, बहुत सालों से कॉमन है ये चीज कि टॉप लेवल पे पावर सबसे ज्यादा होगा, मिडिल लेवल पे थोड़ा कम और लोअर लेवल पे उससे भी कम। तो सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। सो अब हम लोग मीनिंग के बाद हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं, दो बहुत बेसिक बेसिक टाइप्स है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमको बोला है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी एम्प्लॉइज है वो सभी एम्प्लॉइज बाय एंड लार्ज सेम टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सबका काम ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने सुपरविजन को इजी करने के लिए, कंट्रोल को इजी करने के लिए मैं आसानी से चीजों को सुपरवाइज कर सकूं, इसलिए सब लोगों को काम दे के रखा है कि हर इंसान क्या करेगा, हर इंसान थोड़ा थोड़ा काम करेगा। काम सबका कैसा है, ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारे कन्वीनियंस के लिए कि मैं बहुत अच्छे से सुपरवाइज कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं, इसीलिए मैंने वर्क को क्या किया था, डिवाइड किया था। जबकि डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे हमने जब वर्क डिवाइड किया है तो उनका काम भी थोड़ा बहुत अलग होने वाला है।
मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज है, एज सच उनका जो वर्क होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट है, वहां पे सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। सो डिपार्टमेंट चेंज होने की वजह से वर्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो याद रखेंगे, एक है प्योर लाइन जिसके अंदर वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ क्यों डिवाइड किया है वर्क, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। जबकि डिपार्टमेंटल के अंदर डिपार्टमेंट चेंज होने की वजह से एम्प्लॉयज का जो वर्क है, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जब हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके कुछ मेरिट्स दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है सिंपलेस्ट। मैंने अभी अभी बताया था, इट इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म, पहले से चलते आ रहा है, बहुत ईजी है इसको एस्टेब्लिश करना, इसको ऑपरेट करना। हर एम्प्लॉय पहले से जानता है कि उसे क्या चीज परफॉर्म करनी है, किस तरीके से चीजों को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। ऑब्वियस बात है, क्विक डिसीजन। यहां पे टॉप लेवल पे अगर मैं हूं तो डिसीजन लेने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी को, एक्सपर्ट को या किसी को सच कंसल्ट नहीं करने वाला हूं। जो डिसीजन होगा वो मेरा होगा, माय डिसीजन विल बी फाइनल। सो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफाइड कंट्रोल। यूनिफाइड कंट्रोल मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास है, एक सिंगल पर्सन के पास है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सभी लोग आके क्या करने वाले हैं, मुझे रिपोर्ट करेंगे। एवरी सबऑर्डिनेट विल रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर। तो वो चीज अच्छी हो जाती है, कंट्रोल बहुत आसान हो जाता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट डिसिप्लिन। यहां पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है क्योंकि यहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर नहीं है, हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं। पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन ओनली। एक एम्प्लॉय है, वो ऑर्डर रिसीव करेगा तो एक ही जन से। अगर एक से ज्यादा लोगों से मैं ऑर्डर रिसीव करता हूं, मिस्टर ए भी मुझे ऑर्डर दे रहा है, मिस्टर बी भी और मिस्टर सी भी, अब कंफ्यूजन हो सकता है, लॉयल्टी डेंजर में। लेकिन अगर एक ही जन मुझे ऑर्डर देगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज हम लोग यहां पे देखेंगे कि डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। नेक्स्ट इज फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की, मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं, मैं किसको अकाउंटेबल हूं। अकाउंटेबल का मतलब याद रखेंगे, आंसरेबल। तीन चीजें होती है, एक होता है अथॉरिटी मतलब पावर, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, और एक है अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल। तो हर इंसान यहां पे जानता है कि वो किससे ऑर्डर ले पाएगा और वो किसको अकाउंटेबल है, मतलब आंसरेबल है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब यहां पे सच इसको क्रिएट करने के लिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत इजी है, मतलब अगर अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, अगर मैनेजर्स ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, खुद का एक्सपर्टाइज शेयर कर सकते हैं, सभी के अंदर डेवलपमेंट आएगा। सो सभी को उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब एडवांटेजेस देखें तो ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेज में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो ओवरबर्डनिंग। ओवरबर्डन, मेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड है। उसका सिंपल रीजन है, जो ऑपरेटिंग वर्क है, रूटीन वर्क है, वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं ही परफॉर्म कर रहा हूं। अगर सिंगल इंसान सब कुछ परफॉर्म करेगा तो क्या हमारे पास इतना टाइम होगा, नहीं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है, ओवरबर्डन है, इंपॉर्टेंट काम भी मैं कर रहा हूं, रूटीन वर्क भी मैं कर रहा हूं, तो वो एक सबसे बड़ा इश्यू है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है। क्या हमने किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, एक्सपर्ट स्टाफ को नहीं किया, तो वो एक प्रॉब्लम है कि जो कंसल्टेंसी मिलनी चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस मिलनी चाहिए, वो एक्सपर्ट एडवाइस हमको यहां पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, यानी कोई इनिशिएटिव नहीं, कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सब लोग चुपचाप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पे रेड टेप, नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म, मैं किसी को फेवर कर सकता हूं, मेरी इच्छा। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को फेवर कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है उसको बेनिफिट मिलने वाला है। सो वो चीज गलत है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो जाती है, डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी इन स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्ट है, उसका रीजन है, मैं अगर किसी इंसान को लेके आना चाहता हूं, मेरे वहां पे रिक्रूट करना चाहता हूं, उसको ट्रेन करना चाहता हूं, पर ऐसा इंसान ढूंढ के लेके कहां से आऊं जिसको सब काम आता हो, अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सके, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को ढूंढना जो हर तरह का काम कर सके, हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंस्टेबिलिटी। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा इंस्टेबल है। उसका रीजन है कि यहाँ पे जो सक्सेस है वो कुछ लोगों पे डिपेंड करता है।
अगर ये कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए तो क्या बिजनेस एक्सपांड हो पाएगा? नहीं। या फिर ये कुछ लोग हैं, इनकी भी एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी के बाहर बिजनेस को एक्सपांड करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली जब हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो बहुत सिंपल चीजें ध्यान रखेंगे कि यहां पे हम लोग नाम में ही लिखा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो था स्ट्रक्चर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वो तो फॉलो करने वाले हैं। हम लोग देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, मिडिल लेवल में मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर भी है, उसके नीचे फॉरमैन भी है और उसके नीचे वर्कर्स भी है। टॉप लेवल पे पावर सबसे ज्यादा, मिडिल लेवल पे उससे कम, लोअर लेवल पे उससे भी कम। तो सर यहाँ पे अलग क्या है? तो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे एक चीज सबसे अलग है, वो है स्पेशलिस्ट। यहाँ पे हमने किसको अपॉइंट किया है? एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया हुआ है, लीगल एडवाइजर है, एडवाइस दे रहा है हम लोगों को, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लीगल एडवाइजर का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो बेनिफिट मिल रहा है वो किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है? स्पेशलिस्ट का बेनिफिट मिलेगा। वो लोग हमको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड एडवाइस फॉलो कर सकते, वो लोग हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट याद रखना ये लोग सिर्फ एक्सपर्ट्स है। क्यों अपॉइंट किया है? एडवाइस देने के लिए। एज सच इनके पास कोई पावर नहीं है कमांड करने का, इनके डिपार्टमेंट के बाहर ये लोग किसी को कोई एज सच एडवाइस दे, बट उसके ऊपर ये लोग कमांड नहीं कर पाएंगे कभी भी, किसी को इन्फ्लुएंस कभी भी कर सकते नहीं है। सो ये याद रखेंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो फॉलो करेंगे। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ क्या है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, और वो एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम एडवाइस दे रहे हैं, बट इट इज जस्ट एन एडवाइस, ये किसी तरह का कमांड कर सकते नहीं है। सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ फर्क सिर्फ इतना है कि हमने एक्सपर्ट्स को यहां पे क्या किया है? अपॉइंट किया है। मीनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मेरिट्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरिट्स में सबसे फर्स्ट हमें दिया है प्लैंड स्पेशलाइजेशन। प्लैंड स्पेशलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको अपॉइंट किया है? स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया है। मतलब जो लाइन मैनेजर्स है, जो नॉर्मली जो ऑफिसर्स है मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, वो लोग रूटीन वर्क आसानी से कर सकते हैं, या फिर उन्हें जो भी काम दिया है वो आसानी से कर सकते हैं। और जो एडवाइस है वो एडवाइस कहां से मिलने वाली है? हमें लीगल एक्सपर्ट से मिलने वाली है, स्टाफ स्पेशलिस्ट से। सो जो भी एक्सपर्ट्स है वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे? एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, हमें बहुत ज्यादा एसच लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। सेकेंड वन इज द बैलेंस्ड डिसीजन। अब बैलेंस्ड डिसीजन की हम लोग बात करते हैं कि यहां पे अगर हमें डिसीजन लेना ना तो हम लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट की एडवाइस है। एक्सपर्ट की अगर एडवाइस मिलेगी तो मैं शायद तक पहले से और ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूं। एन एम्प्लॉय कैन टेक बेटर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में सबसे पहले क्या बोला? यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। याद करो, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। A person should receive order from one superior only। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ही जन से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। स्टाफ है, नो डाउट, एक्सपर्ट्स है, बट एक्सपर्ट्स सिर्फ एडवाइस देंगे, वो लोग कभी भी इंस्ट्रक्शन से सब पास ऑन कर सकते नहीं है, वो लोग कमांड नहीं दे सकते, वो लोग क्या देंगे? सिर्फ एडवाइस। सो बेसिकली यहां पे डिसिप्लिन जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो जो लाइन ऑफिसर्स है, जो नॉर्मली जो ऑफिसर्स है मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहने वाली है। फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, मतलब एज सच ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट्स के आने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी किसके पास थी? लाइन ऑफिसर्स के पास, और अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? लाइन ऑफिसर्स के पास, मतलब जो नॉर्मली जो एम्प्लॉइज है उनके पास। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई एडिशनल वर्क है या ऐसा कुछ भी है तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग नए वर्क को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड द लास्ट वन इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, स्टाफ का डेवलपमेंट होता है। आज एक चीज सोच के देखो, मैं एक्सपर्ट्स के साथ अगर काम करूंगा, टाइम टू टाइम वो लोग मुझे एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग मुझे बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, तो मेरे अंदर भी डेवलपमेंट आएगा। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है एम्प्लॉइज के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, पर्सनल के लिए, कि उनके अंदर भी वो लोग क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। सो ये बेसिक मेरिट्स है। मेरिट्स, अब मेरिट्स के बाद हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रॉब्लम आ सकती है?
फर्स्ट वन एकदम कॉमन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में, मतलब स्टाफ के बीच में और लाइन मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है शायद तक के दोनों जन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने से मना कर दे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफिसर जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम क्यों किसी की एडवाइस माने, यहां पे जेलेसी हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है दोनों के बीच में। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टाफ दैट इज द एक्सपर्ट्स एंड द लाइन ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव स्टाफ। जब एक्सपर्ट्स की बात करते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सपर्ट्स है ना कभी भी यहां पर अकाउंटेबल नहीं है। उनका काम क्या है, हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, सिर्फ एडवाइस देना, एडवाइस के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमने देखा था अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल। तो जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह से ये लोग जो है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहां पे एज सच इन लोगों के पास इतनी ऑथोरिटी नहीं है कि वो अपना काम ये सब करवा सके। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, शायद कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हमने जैसे फर्स्ट पॉइंट में भी देखा ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या ऐसा कुछ भी हो जाता है तो ये लोग शायद एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, कभी भी नॉट पॉसिबल। हम लोग कभी भी इतनी आसानी से ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसका रीजन है हम लोग किसको अपॉइंट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को यानी स्टाफ को। और जब एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, लीगल एडवाइजर को या ऐसे किसी भी इंसान को, तो वो लोग हमसे हेवी फीस चार्ज करते हैं, हाई फीस चार्ज करते हैं। मतलब ये मेथड क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, कॉस्टली मेथड है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपर्ट्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये एक इश्यू हो सकता है कि यहां पे जो नॉर्मल एम्प्लॉइज है, जो लाइन मैनेजर्स है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, तो स्टाफ के ऊपर। उनके खुद की जो क्रिएटिविटी थी, जो खुद का जजमेंट है, खुद की इनिशिएटिविटी है, ओरिजिनल आइडियाज है, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो याद रखेंगे ये है डीमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। पहले से शॉर्ट में बता देता हूं सिर्फ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहा हूं। ये क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में भी मैं अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। अब तुम लोग बोलोगे सर डिफरेंस क्या है, तो बहुत सिंपल चीज है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में याद रखेंगे कि कोई भी कंपनी अगर एक प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में हम लोग 2-3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। सपोज डिविजनल स्ट्रक्चर में है प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक्स के लिए मैं 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा, प्रोडक्शन, परचेज, सेल। फिर प्रोडक्ट वाई के लिए भी प्रोडक्शन, परचेज, सेल। प्रोडक्ट जेड के लिए भी प्रोडक्शन, परचेज, सेल। मतलब ये जो डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग से क्रिएट करेंगे, किसमें, डिविजनल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जहां पे दिया हुआ है यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रही है, कंपनी का सीईओ है। अब ये सीईओ ने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया है ह्यूमन रिसोर्स, नेक्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नेक्स्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए, बट कंपनी किस में डील कर रही है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है। सिंगल चीज में डील करते हैं तो बहुत सिंपल चीज है, बड़े स्केल पे कंपनी है तो मैं उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकता हूं। बहुत लॉजिकल है और बहुत कॉमन चीज है ये। बहुत सारी जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं। ये क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इट इज द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म। मतलब ये सबसे है ना लॉजिकल है और टाइम प्रूवन है, पहले से चलता है यार ये चीज, हम सब लोग जानते हैं। लॉजिक है, कॉमन लॉजिक है कि एक प्रोडक्ट होगा तो कंपनी बहुत बड़े स्केल पे, तो कंपनी क्या कर सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकती है। तो सबसे कॉमन चीज याद रखेंगे, इट इज मोस्ट लॉजिकल। इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन।
ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, मतलब हमने क्या किया है, हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, परचेस के लिए, सेल्स के लिए, सब चीज के लिए अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। It ensures the performance of all the activities necessary for achieving the organizational objective and due attention can be paid to different functions. हर फंक्शन के ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया तो मैं सेल्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकता हूं। मुझे फाइनेंस में रखा है तो मैं फाइनेंस के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकता हूं। मतलब हर फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स द सुपरविजन। सुपरविजन बहुत इजी हो जाता है, मतलब मैं आसानी से सुपरविजन कर सकता हूं, सुपरवाइज कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट को देखना है और मैं मेरे डिपार्टमेंट को तो आसानी से सुपरवाइज कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या वर्क है, क्या एक्टिविटीज है, वो सब चीजें क्लियर है। एंड लास्ट इज इट एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ डुप्लीकेशन। अब ये ना डुप्लीकेशन की जो कॉस्ट है ना, वो कहां पे होती है मैं बताता हूं, डिविजनल स्ट्रक्चर में। मैंने क्या बोला था, डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, तीनों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स के लिए भी है, वाई के लिए भी है, जेड के लिए भी है। अभी ये डुप्लीकेशन है, क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो डुप्लीकेशन कॉस्ट होती है वहां पे, जो यहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होने वाली, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही रहने वाला है। तो याद रखेंगे ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एडवांटेजेस के बाद साथ साथ में अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या डिसएडवांटेज है। स्पेशलिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट मे नॉट बी एबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। मतलब हम लोग सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने सिर्फ क्या किया, मार्केटिंग और सेल्स में हूं मैंने सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बारे में सोचा है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है नहीं होता मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत चीज है, ये डिसएडवांटेज है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। कोई एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हम लोग। सपोज करो सेल्स कम हो रही है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि आप लोग ने मार्केटिंग ठीक से नहीं की, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसा भी बोल सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलो, उन्होंने अच्छे से अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस किए होते तो आसानी से गुड्स सेल हो जाते। मतलब यहां पे किसी भी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, फंक्शनल हेड डू नॉट ऑब्टेन द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में अगर जाना है तो हमको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज का आइडिया होना चाहिए, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, हर एक चीज। लेकिन यहां पे मैं अगर फंक्शनल हेड हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो मुझे तो सिर्फ प्रोडक्शन का काम आता है, तो क्या मैं कभी भी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचने का ट्राई कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट हूं, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी आता नहीं है। नेक्स्ट, as the organization grow, departments may also become too large, causing delay in the decision making. जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा बिजनेस बड़े स्केल पे होते जाता है, उतना डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। जब तक सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तब तक हो सकता है कि शायद बहुत टाइम हो जाए, बहुत टाइम लगे हम लोगों को। मैनेजर्स में ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन फंक्शनल एम्पायर्स लीडिंग टू द इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी। हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो सोच रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे आगे होना चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट को हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस वजह से डिपार्टमेंट्स के अंदर अंदर ही राइवलरी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये बेसिक डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप सभी को फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। याद रखेंगे कब सूटेबल है, तो जब सिंगल प्रोडक्ट में डील करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी अभी बताया था डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है ना, तो वो लोग डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी के अंदर तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स है, वाई है और जेड है। तीन अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट के लिए हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया। हम लोग देख सकते हैं यहां पर जब प्रोडक्ट एक्स की बात करता हूं तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाई में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जेड में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मार्केटिंग भी देख सकते हैं तीनों में है, फाइनेंस भी देख सकते हैं तीनों में है। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट वाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट को क्रिएट करने वाले हैं इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो याद रखना है डिविजनल स्ट्रक्चर कब फॉलो करेंगे, व्हेन द कंपनी इज डीलिंग इन द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स।
और मोर देन वन प्रोडक्ट्स, उस टाइम पे डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बार बार डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज भी रिपीट हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डुप्लीकेशन भी हो रहा है यहाँ पर। अब जब डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। एक ही प्रोडक्ट के अंदर अगर तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तीनों जानते हैं कि वो तीनों किस चीज से रिलेटेड है। प्रोडक्ट एक्स, उनको प्रोडक्ट वाई या प्रोडक्ट जेड के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। It focuses individual attention on each product line, which facilitates the product diversification or expansion. हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट एक्स पे फोकस कर रहा हूं, दूसरा इंसान प्रोडक्ट वाई पे, तीसरा इंसान प्रोडक्ट जेड पे। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर अगर मुझे कोई एक्सपांशन करना है, कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूं, आसानी से कर सकता हूं, एक्सपांड कर सकता हूं। नेक्स्ट, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड ह्यूमन टैलेंट। हम लोग ह्यूमन टैलेंट को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज को मतलब प्लांट एंड मशीनरीज को, कि जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन कैन बी फिक्स्ड। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट एक्स के लिए डिविजनल हेड अपॉइंट किया था, तो मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। यहां पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता नहीं हूं। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, डिविजनल हेड पे। एंड इट फैसिलिटेट्स द एक्सपांशन एंड ग्रोथ एज ए न्यू डिविजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग वन। प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है, अब मैं और कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूं, फोर्थ प्रोडक्ट लेके आना चाहता हूं मार्केट में, तो भी कोई इश्यू नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है एक्स वाई और जेड, उसको मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नया प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, नया डिवीजन आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब एडवांटेजेस के बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस, कुछ प्रॉब्लम से देखते हैं। देर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, ये मैंने पहले ही बताया था, डुप्लीकेशन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो 3 है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी 3 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी 3 है, तो बार बार डुप्लीकेशन हो रहा है। हर प्रोडक्ट के लिए फैसिलिटीज लेके आनी पड़ रही है, स्टाफ लेके आना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टन एक्टिविटीज लाइक फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अवेलेबल। 3 अलग अलग फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, बट क्या कंट्रोल एक जन के पास है? नहीं, तीनों का कंट्रोल भी अलग अलग है। तो जो सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी यहां पे अवेलेबल नहीं है। देयर मे बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट। आज एक चीज सोच के देखो, प्लांट कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की, लेकिन मार्केट में डिमांड सिर्फ 400 यूनिट्स की है। अब क्या होगा, मतलब प्लांट को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, जबकि मार्केट में डिमांड कितने यूनिट की है, सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट की ही है। तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट मे फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूरी कंपनी के बारे में, पूरे बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट एक्स के बारे में सोच रहा हूं, प्रोडक्ट वाई के बारे में ही सोच रहा हूं, या सिर्फ जेड। क्या हम लोग पूरे कंपनी को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं? नहीं। एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द डिफरेंट डिविजन्स ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड। फंड को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं प्रोडक्ट एक्स में हूं, मैंने सीईओ को बोला कि आपने प्रोडक्ट वाई और जेड के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट किए और हमारे प्रोडक्ट के लिए आपने कम फंड्स एलोकेट किए। सेम चीज प्रोडक्ट वाई के लिए भी हो सकती है, जेड के लिए भी हो सकती है। तो इस चीज को लेके, फंड्स ये सब को लेके शायद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, डिविजनल हेड्स में। सो यहां तक हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है वो क्या देखा था, फंक्शनल स्ट्रक्चर, और बाद में हमने देखा था डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। यहां पे पावर्स को पास ऑन करने की बात है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी पावर्स को क्या करने वाले हैं, डेलीगेट करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं किसी को। आज एक चीज सोच के देखो, अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरा बिजनेस है, एंटरप्राइज है, क्या मैं अकेला इंसान में सब कुछ कर सकता हूं? सेल्स, प्रोडक्शन, परचेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर चीज मैं हैंडल कर पाऊंगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ चीजें किसी और को असाइन करनी होगी, थोड़े बहुत पावर्स भी आगे पास ऑन करने होंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इसीलिए बोला गया है, व्हेन अ मैनेजर्स असाइन अ पार्ट ऑफ हिज वर्क टू अदर्स एंड गिव देम द अथॉरिटी।
मेरा जो काम था उसमें से कुछ काम मैंने आगे क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, पास ऑन कर दिया। उन लोगों को भी ऑथोरिटी दी है कि आपको अगर ये टास्क परफॉर्म करना है तो मैं आपको पहले से ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, मैं आपको पावर्स भी दे रहा हूं, सब कुछ मैंने आपको पहले से बता दिया है। याद रखेंगे यहां पे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द असाइनिंग ड्यूटी। सबसे पहले ड्यूटी असाइन कर रहा हूं कि ये काम करेंगे। एंट्रस्टिंग ऑथोरिटी, पावर्स भी दे रहा हूं उस चीज के लिए कि आपको काम करना है तो पावर्स भी है, बट इंपोजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, मैंने अगर पावर दिए हैं, मैंने अगर काम दिया है तो उस चीज के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मैनेजर क्या कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर आगे पास ऑन कर रहा है। ऑथोरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और टास्क भी हम लोग पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। जब हम लोग डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी को फॉलो करते हैं, मतलब मैंने क्या किया है, पावर्स को डेलीगेट किया है, आगे पास ऑन किया है, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट हमें बोला है रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मतलब जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, सपोज करो मैनेजर, मैनेजर को रिलीफ मिल जाता है। उसका सिंपल रीजन है, उसने जो रूटीन वर्क है, डे टू डे वर्क एक्टिविटीज, वो सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर दिया है, और अब वो किस चीज के ऊपर फोकस कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। सो जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव है उसको उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है, जो बर्डन था वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ही स्केलर चेन है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है स्केलर चेन, कि जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो लेवल वाइज कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपर चेन को फॉलो करते हैं। अगर ये चेन बनी है तो किसकी वजह से बनी है, सिंपल है, डेलीगेशन की वजह से। डेलीगेशन के बिना ये चेन कभी भी बन सकती नहीं है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। An executive can assign the job to the subordinate according to their abilities and experience. मैं अगर किसी को ड्यूटीज असाइन कर रहा हूं, ऑथोरिटी दे रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटीज के हिसाब से, आपके पास जिस हिसाब से एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको काम भी पास ऑन होगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजंस। यानी जब मैंने पावर्स आगे पास ऑन किया तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। उसका सिंपल रीजन है, मैं एक्चुअल में जो लोकल कंडीशंस है, जो रियल सिचुएशन है, उसके साथ डील कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन अगर मुझे लेना है, मतलब सबऑर्डिनेट को, तो वो ले सकता है। हर बार हमें किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। रूटीन वर्क के लिए ऑलरेडी हमें पावर दे दिए गए हैं, तो हम हो सके उतनी जल्दी क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को है ना मोटिवेशन मिलता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पावर दिए गए हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ हमें रिकॉग्नाइजेशन मिला है, हमें स्टेटस मिला है कुछ। क्योंकि जब मैंने उनको पावर्स दिए ना, तो उन्हें फील होगा कि हाँ यार चलो, हमें भी एज ए फैमिली कंसीडर किया गया है, हमें भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कंसीडर किया है, तभी हमें ये स्टेटस मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। हमारे वहां पर जो एम्प्लॉयज है ना, उनके अंदर भी डेवलपमेंट आ रहा है। आज एक चीज सोच के देखो, जो भी एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज को मैं पावर दे रहा हूं, उनको ड्यूटीज असाइन कर रहा हूं, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स और वो सब आ रही है। डिसीजन कैसे लेते हैं वो उन्हें पता चल रहा है, सीख रहे हैं वो सब ये चीजें। और जितना ज्यादा मैं उन्हें पावर्स दूंगा, जितने ज्यादा मैं उनको काम दूंगा, उतना ही ज्यादा उनके अंदर डेवलपमेंट भी आएगा। वो लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे डाइवर्सिफाई करेगा। तो ऑब्वियस बात है, डेलीगेशन की मदद से। मैं अगर सिंगल इंसान हूं, मैं किसी को पावर्स डेलीगेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, तो मेरा बिजनेस शायद एक्सपांड नहीं कर सकता एक लिमिट के बाद। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेलीगेशन को फॉलो करते हैं, पावर्स पास ऑन करते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। जितना ज्यादा मुझे ग्रो करना है, एक्सपांड करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मैं वो चीज आसानी से फॉलो कर सकता हूं। सो याद रखेंगे, ये हमारे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रलाइजेशन। ये चीज भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ी है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करता हूं, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के पास है। एक से ज्यादा जन के पास पावर कभी भी जाने वाला नहीं है। सो अगर मैं पूरी अथॉरिटी मेरे पास रखता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रलाइजेशन। यहां पर हम लोग देख सकते हैं
इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एट द टॉप और द हायर लेवल। जो टॉप लेवल है ना, उनके पास ही पूरा का पूरा पावर है, डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास रहने वाली है। वो लोग एब्सोल्यूट ऑथोरिटी को होल्ड करते हैं। वो एज सच मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे पावर्स को ऐसा पास ऑन करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए कहा गया है वेरी लिटिल ऑथोरिटीज डेलीगेटेड टू दी मैनेजर्स। मैनेजर्स को अथॉरिटी भी दे भी रहे हैं ना अगर मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, तो बहुत कम, बहुत ज्यादा एज सच अथॉरिटी हम लोग कभी भी किसी को पास ऑन नहीं करने वाले। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू शो नो इनिशिएटिव एंड फ्रीडम। एज सच उनको कोई फ्रीडम नहीं दिया गया हुआ है, आप अपने हिसाब से कोई ओपिनियन सजेशन एज सच आपको कुछ नहीं बोलना है। जो टॉप लेवल बोल रहा है वो स्ट्रेट अवे आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो करोगे। तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? टॉप लेवल के पास। क्या मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पे वो लोग पावर्स पास ऑन कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, बहुत कम पावर्स पास ऑन कर रहे हैं। और यहां पे ना तो कोई फ्रीडम दिया गया है, ना कोई इनिशिएटिव, कुछ भी नहीं। जैसा बोला गया है वैसा स्ट्रेट अवे सभी लोग क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये। यहां पे हम लोग मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे पावर्स को पास ऑन करने वाले हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन एग्जैक्टली किसका ऑपोजिट होगा? सेंट्रलाइजेशन का। इसीलिए हम लोग यहां पे देख सकते हैं इट इज ए सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। मैं अथॉरिटी किसी और को दे रहा हूं, पावर्स दे रहा हूं कि हाँ आप लोग भी क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। यहां पे जो भी मैनेजर्स है, मैनेजर्स एट द मिडल एंड द लोअर लेवल आर गिवन दी अथॉरिटी। मिडिल लेवल लोअर लेवल पे अथॉरिटी दी गई उनको कि हाँ ठीक है आपके पास भी पावर है, आप लोग रूटीन वर्क कर सकते हो, उसके लिए रेगुलरली पावर हम लोग आपको दे रहे हैं। एंड टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स द अथॉरिटी फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस। जो मेजर डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पॉलिसी बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल डिसाइड करना, वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। बट एटलीस्ट जो रूटीन वर्क है या जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए हम लोग पावर्स क्या कर सकते हैं? आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको बोला गया है सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। किसका मीनिंग है? डिसेंट्रलाइजेशन का। तो याद रखेंगे, एक है सेंट्रलाइजेशन, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके मेरिट्स पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अभी हमने डेलीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे ना, उसके जैसे ही अगर वो आता है तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमें। फर्स्ट इज रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ऑब्वियस बात है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव पे है, टॉप लेवल है जो, उन लोगों का बर्डन थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि रूटीन वर्क उन्होंने पास ऑन कर दिया है। तो अब वो लोग जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? वो लोग फोकस कर सकते हैं। अब रूटीन वर्क कौन करेगा? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स पे अगर उनको टाइम इन्वेस्ट करना है तो वो लोग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियस बात है, मोटिवेशन मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो हमें क्या दिया गया? पावर दिए गए, तो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ चलो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा भी एक स्टेटस है अब ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, बेटर डिसीजन। वो लोग अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी है, जो सिचुएशन को अच्छे से पहचानते हैं, वो कौन पहचानते हैं? लोअर लेवल या मिडिल लेवल वाले। क्योंकि वो लोग उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लोकल कंडीशंस के साथ वो लोग ज्यादा अवेयर है, तो वो लोग और ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस मामले में। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत आती है क्योंकि जब आप सबऑर्डिनेट्स को पावर दे रहे हो तो अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई सजेशन है, तो वो लोग उस चीज को शायद अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन भी ज्यादा है, कंपटीशन और उस सब की वजह से जो क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर, जो इनोवेशन है, वो और ज्यादा अच्छे से आ सकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, उसका सिंपल रीजन है, अगर मैं उनको पावर दे रहा हूं तो सबऑर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग क्या करें? अपना खुद का जजमेंट लेके आ सके। मतलब एज सच वो लोग खुद के जजमेंट के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर खुद के अंदर क्या आ सकता है? डेवलपमेंट आ सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव, उसका रीजन है जो हायरार्की है ना वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा हमने लेवल क्रिएट नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा लेवल क्रिएट करोगे ना उतना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो यहाँ पे शॉर्ट है, जो लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो कम है, तो बहुत आसानी से हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना इजी हो चुका है क्योंकि मैनेजर्स है वो लोग रेगुलरली कांटेक्ट में है इनके साथ, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो। और अगर सुपरविजन के टाइम पे उन्हें पता चला कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं।
वो लोग टाइम टू टाइम काम दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एक्शन भी लेंगे। एंड लास्ट वन इज द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब यहां पे जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि सभी को पावर दिए गए हैं, सब लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको क्या बोला गया है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बोला गया है। देयर इज अ डेमोक्रेसी इन दी मैनेजमेंट। आई होप सबसे पहले मेरिट्स क्लियर हुए, एडवांटेजेस क्लियर हुए डिसेंट्रलाइजेशन के। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। हर डिपार्टमेंट शायद खुद के बारे में सोच रहा है, शायद दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो लोग प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट के ऊपर या खुद के डिसीजंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिटी। शायद इन जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, वो नहीं है, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि हर इंसान या हर डिपार्टमेंट खुद की अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने लगेगा या प्रोसीजर, तो वहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि यूनिफॉर्मिटी को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। सबको पावर देंगे और सब खुद खुद की पॉलिसी अगर फ्रेम करेंगे तो वो चीज फिर प्रॉब्लम वाली हो जाएगी। नेक्स्ट, हैवी ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स मतलब यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। ऑब्वियस बात है, तुम लोग पावर्स दे रहे हो आगे लोगों को, तुम किसको पावर दोगे? मैनेजर्स को, जो क्वालिफाइड है। मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, इसीलिए मुझे अपॉइंट किया, मुझे पावर दिया गया है। बट अगर मैं क्वालिफाइड हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा चार्ज करने वाला हूं। तो यहां पे जो कॉस्ट है हमारी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे बढ़ जाते हैं। अनसूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। सबसे पहली चीज, जो स्मॉल फर्म है, स्मॉल स्केल पे अगर बिजनेस है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रलाइजेशन भी चलेगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकता हूं, मेरे हिसाब से सबको काम करना है। दूसरी चीज, अगर इमरजेंसी है तो क्या करोगे? इमरजेंसी के टाइम पे अगर ऑन द स्पॉट एक्शन लेना है तो, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए पावर्स पास ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हैंडलिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटीज और ट्रेड यूनियन नेगोशिएशंस, इन सब चीजों को हैंडल करना कभी भी इतना इजी नहीं होगा। तो स्मॉल फर्म्स के लिए या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम लोग कभी भी पावर्स, जिसके लिए हम लोग पास ऑन नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज द एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स। एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, हमने पावर इसे सब तो दे दिए, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। यहां पे मार्केट में क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जो ट्रेड यूनियन का पावर है वो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बढ़ते जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इट हैव इन सम केसेस रिड्यूस्ड द एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इन सब चीजों की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स की वजह से है ना, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा कम रहता है। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद हम लोग आसानी से किसी को भी पावर्स दे सकते थे, लेकिन इन सब चीजों की वजह से पावर्स देने में बहुत प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा कम फॉलो किया जाता है। तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप सभी को पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, जितने भी हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।